नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार और अब आप सब कुछ छोड़ दक्षिण कोसल देखना शुरू कर चुके हैं। देश में दिन पर दिन किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं। देश की कोई 70% आबादी किसानों की है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी किसानों की संख्या लगभग 70% से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास किसानों के आंदोलन से पटा पड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले दिल्ली में 13 महीने तक किसानों ने पूरा दिल्ली को घेर के रखा था। इस पूरे आंदोलन में किसानों ने अपनी एमएसपी की मांग मनवाने के लिए और 3 किसानों के काले कानूनों को हटाने के लिए संघर्ष किया था। यह भी बताया जा रहा है कि नक्सलवाद के रूप में बस्तर की ज़मीनें वो पूंजीपतियों को सौंपने का काम है। और यह भी ब्राह्मणवादी राजनीतिक पार्टी है। वो कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा के प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा रहा है। इस कारण से किसान और आदिवासियों की समस्या जस का तस बना हुआ है। संजय पंत ने हाल ही में कहा है कि बस जो किसान हैं और किसान ही जल जंगल जमीन को बचा के रखे हैं, आदिवासी किसान, उस बस्तर से किसानों को हटाने का प्रयास पूंजीपति शासन द्वारा किया जा रहा है, उसको रोकना है। आदिवासी किसानों को जंगल से इसलिए शासन हटाना चाहती है क्योंकि आदिवासी किसानों के ज़मीन में, जंगल में खनिज है, इपरात, उसको खनन करके पूंजीपतियों को देना चाहती है सरकार। तो हम किसानों को कहना चाह रहे हैं, पूरे किसान संगठित होकर उस जल जंगल ज़मीन को, खनिजों को बचाया जा सकता है। उसी क्षेत्र में हम भारतीय किसान यूनियन पूरा भारत में काम कर रही है। नक्सलवादी इस क्षेत्र के किसान का जल जंगल जमीन को खींचना, बेरोजगारी और बगैर ग्राम सभा के उस क्षेत्र के खनिजों को पूंजीपति के हवाले कर देना, कहीं ना कहीं नक्सलवादियों का पनपना ये भी कारण है। पहले का बस्तर स्वर्ग बस्तर था। हम छोटे छोटे थे उस समय, कहीं पर भी कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं था। बेधड़क बाजार भी जाया करते थे, मेला भी जाया करते, मंडई मेला, और घर में भी बेधड़क रहा करते थे, किसानी करके जिया करते थे। टोरा, महुआ, इमली, पत्ता तोड़ा करते थे, कोई भी डर नहीं था। लेकिन अभी का जो बस्तर है, हर जगह डर है। पुलिस का भी डर है, हर जगह कहीं ना कहीं हर किसी का डर है, कहीं नक्सली का डर है। उस प्रकार बस्तर को डर वाला बस्तर बना के पूंजीपति सरकार ने छोड़ा है। बस्तर 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू क्षेत्र है। बस्तर में वार्ड पंच से लेकर सरपंच, जिला सदस्य, अध्यक्ष, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री पूरे बस्तर के आदिवासी हैं, बस्तर संभाग में और छत्तीसगढ़ में। लेकिन बस्तर के मूल निवासी आदिवासी जो किसान हैं, उनके लिए ये आरक्षित सीट से चुने गए नेता काम नहीं कर रहे हैं। वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और पूंजीपति का गुलामी होके ये आरक्षित सीट से चुने हुए नेता चल रहे हैं। इसलिए बगैर ग्राम सभा के बड़े बड़े खनिजों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसे पूरे किसान संगठन एक होके इसे रोकना चाहिए और सभी किसान, आदिवासी किसान है बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में, सभी को मिलके इस संगठन में जुड़ के इसे बचाया जाना चाहिए। और जितने भी किसान संगठन है, सबको एक होके काम करना होगा, तब जाके जनप्रतिनिधि जग पाएंगे। नहीं तो ये जनप्रतिनिधि कभी बाज नहीं आएंगे। इन्हीं के कारण पूरा आज बस्तर बर्बाद है। खुद तो एसी कमरा में जीना आदत सा पड़ गई है इनको। आदिवासी खुद का जल जमीन को बेच रहे हैं, खुद का समाज को धोखा देते हुए ये लोग बस्तर को बर्बाद करने में लगे हैं। जब तक संगठित किसान नहीं होंगे, तब तक ये जल जंगल जमीन, किसानों का जितने जंगल है वो बचना मुश्किल है। 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू क्षेत्र में और आदिवासी का जल जंगल जमीन को बेदखल करना और बने हुए घर को तोड़ना, कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ शासन काम कर रही है। इस चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, 5वीं अनुसूची पेशा कानून में आरक्षित सीट से जो चुने हैं, जो समाज को आरक्षण मिला है, उस सीट से इनको चुन के भेज रहे। शायद ये लोग संविधान के बारे में मालूम नहीं है और ये पूंजीपति के दबाव में आके खुद के अपने समाजों का बर्बाद करने में लगे हैं। घर तोड़ना बहुत बड़ी बात है। एक एक पैसा को ये पेट मार के घर बनाया जाता है, कई सालों के बाद घर बनता है, उसको तोड़ा जाना कहीं ना कहीं मानव धर्म के खिलाफ भी है और संविधान के खिलाफ भी है। सामाजिक कुरीतियां हैं और समाज को भी इस ओर ध्यान देते हुए काम करना चाहिए। और पढ़े लिखे बेरोजगार लोग जो हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है,
अब रोजगार है तो बाहर वाले इस क्षेत्र में आके उनका रोजगार छीन लिए हैं और कंपनी लग रही हैं, जितने भी कंपनी लगे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी एनएमडीसी वगैरह एसआर वगैरह लगे हैं, वहाँ सब बाहरी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग को कूली का भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए खाली रहते हैं ये लोग। ये दारू पीना, जुआ खेलना, ये सब काम में ये लोग लिप्त हैं। यहाँ के धीरे धीरे ऐसी आदिवासी यहाँ समाप्त हो जाएंगे। वक्त रहते ही इनको रोजगार भी देना होगा और जितने भी कंपनियां लगी हैं वहाँ जब तक नौकरी नहीं मिलेगा ये ऐसे ही करते रहेंगे। राजनेताओं को सोचना चाहिए, आदिवासी राजनेता हैं, 5 अनुसूची से चुने गए वाले हैं और आदिवासी के क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलना और बेरोजगार रहना ये नेता लोग का कहीं ना कहीं नाकामी है। जितने भी राजनीति पार्टियां हैं वो ब्राह्मणवादी पार्टी है, पूंजीवादी पार्टी है। वो इस क्षेत्र में हमारे स्थानीय आदिवासियों को टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, वो जीतते हैं और बाहर वाले उनको चलाते हैं। और जहां ग्राम पंचायत जिस क्षेत्र में था वहां नगर पंचायत बनाया गया है और उस क्षेत्र में अगर हमारे कोई व्यक्ति घर बनाने का या फिर बिजनेस करने के लिए दुकान छोटा मोटा खोलने के लिए कुछ घर बनाता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको पूंजीपतियों की तरफ तोड़ा जाता है। षड्यंत्र पूर्वक लोग यहाँ बैठे हुए हैं ताकि यहाँ के स्थानीय बेरोजगार आदिवासी बेरोजगार काम धंधा ना करें, हम काम धंधा करें, हमारे घर में वो नौकर रहे, गाड़ी चलाए, पानी भरे, झाड़ू लगाए, झूठा बर्तन धोए। उस सोच के साथ बाहर वाले यहाँ बसे हुए हैं और हमारे लोग को बर्बाद करने में लगे हैं। आदिवासियों को रक्षित, सुरक्षित और उनके जल जंगल जमीन को रक्षित करने कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ का आदिकाल से निवारक आदिवासी मूल निवासियों को राजनीति, बाहरी राजनीति पार्टियों में कार्यकर्ता बनना छोड़ना पड़ेगा। राजनीति पार्टियों से, बाहरी राजनीति पूंजीपति पार्टियों से टिकट से चुनाव लड़ना छोड़ना पड़ेगा और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जितने मूल निवासरत समाज है, चाहे कोई भी समाज है, पूरा एक होकर इस पर विचार करना पड़ेगा। जिस पार्टी में हम सालों से काम करते आ रहे हैं उस पार्टी में लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जबकि खुद के समाज का जल जंगल जमीन को खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। उस पार्टी में कार्यकर्ता बनना और उस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना ये कहीं ना कहीं मूल समझ सब बहुत बड़ा धोखा है। किसान इस धरती के मालिक हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है। किसान से ही भारत देश चलता है। 70% किसान हैं। जब किसान हल जोतता है, कमाता है, सब्जी भाजी लगाता है, अन्न उगाता है, तब जाके भारत देश के बड़े बड़े मंत्री संतरी जितने भी हैं सबको भोजन प्राप्त होता है। इसलिए जब तक किसानों का लड़ाई है पूरा भारत के लिए है और ज़्यादा करके बस्तर संभाग में आदिवासी किसानों के जल जंगल जमीन को जो पूंजीपतियों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे आरक्षित सीट से चुने हुए नेता उस षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल का दिन में हमारे जल जंगल जमीन पूरा छीना जाएगा, हमारा आदिवासी किसान, मूल किसान हर उनके जल जंगल जमीन से बेदखल हो जाएंगे। ये सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पूंजीपति के चुंगल में फंस चुके हैं। उनका षड्यंत्रकारी रणनीति में ये पहले से फंस चुके हैं। इन्हें भी बचाना किसानों की काम है। वे लगातार इसे हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो आंदोलन खड़े हो रहे हैं उन आंदोलनकारियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके संगठनों पर भी प्रतिबंध लग रहा है। पंत कहते हैं कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर कोई आदिवासी या कोई किसान कोई घर बनाते हैं तो इन घरों को नेस्तनाबूद करके कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी हो रही है। और वो कहते हैं कि दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों को छोड़ना होगा और खुद की एक क्षेत्रीय पार्टी और एक ऐसा पार्टी का निर्माण करना होगा जो किसानों के हित में बात करे। उन्होंने कहा है कि हमें पूंजीपतियों के चंगुल से बचने की ज़रूरत है। उसी तरह इस बीच तेजराम विद्रोही भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तेजराम विद्रोही कहते हैं कि 15 नवंबर से राज्य सरकार ने किसानों के जो धान है न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू किया था, जो 31 जनवरी तक चली। इस दौरान लगभग 149 लाख मीट्रिक टन चावल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से लगभग 115 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो केंद्रीय पूल के माध्यम से चावल को भिजवाने का व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अभी वर्तमान में लगभग 35 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसको नीलामी के माध्यम से सरकार बेचने जा रही है, सीधे सीधे धान खरीदी केंद्रों तथा जो संग्रहण केंद्र हैं वहाँ से। डबल इंजन की जो सरकार है,
डबल इंजन की सरकार में किसानों के जो खरीदी हुई धान है उसका सही तरीके से व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन खरीदी के से लेकर के उसका उठाव तक, परिवहन तक पूरा के पूरा जो राज्य सरकार है वो फेल है, जिसके कारण औने पौने दाम पर बाकी जो धान है उसको नीलाम करना पड़ रहा है। यह किसानों के साथ धोखा है और किसानों के सामने आने वाले समय में भी एक चिंता का विषय है कि आने वाले जो समय है वो किसानों के हित में राज्य सरकार कितना काम करता है, क्योंकि अभी जो 117 रुपया केंद्र के द्वारा जो बढ़ी हुई समर्थन मूल्य है वो अब तक किसानों को नहीं मिला है। वो अगर मिलता तो 3217 रुपया प्रति कुंटल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता, लेकिन वह भी नहीं मिला है, जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो किसान विरोधी चेहरों को दर्शा रही है। किसानों के हित में नहीं। 14 प्रकार के फसलों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, उन फसलों को बेचने की व्यवस्था भी नहीं। उन्होंने कहा कि 3286 प्रति क्विंटल जो धान है उसकी कोई व्यवस्था, कोई किसानों के हित में कोई फ़ायदा होते हुए दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार ने 14 प्रकार की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। हम बता दे रहे हैं कि जो धान है, धान के ऊपर केवल 3% की जो मामूली वृद्धि हुई है, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो कुल लागत का 50% लाभांश के साथ जो समर्थन मूल्य होना चाहिए था उसके अनुरूप हुआ नहीं है। ये किसानों के साथ फिर एक बार छलावा है और छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा ये भी संशय है, क्योंकि पिछले बार जो 117 रुपये की वृद्धि हुई थी उसको जोड़ के 3217 रुपया 2024-25 में किसानों को मिलना चाहिए प्रति कुंटल धान का। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को 3286 रुपया प्रति कुंटल का दाम मिल पाएगा? तो हम देख रहे हैं कि टोटल जो केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है वो केवल खाना पूर्ति के लिए है, क्योंकि बाकी जो 14 प्रकार की जो फसलों में से धान को छोड़ दें तो बाकी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल बड़े व्यापारिक जो घराना है जो औने पौने दाम पर किसानों के जो फसल खरीदते हैं उन्हीं लोगों के फायदा होगा। MSP की गारंटी आज भी लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बजट को दाम और रोजगार मूलक बजट के रूप में नहीं देखना बताते हैं। हम किसान छत्तीसगढ़ सरकार के जो बजट है उससे बहुत सारे उम्मीद लगाए रखे थे, लेकिन जैसे ही यह बजट पेश हुआ और उसमें मेहनत कश वर्ग और किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, अनियमित कर्मचारियों के संदर्भ में बजट रखी गई तो यह घोर निराशाजनक रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि सुशासन होगा, सुशासन के तहत निर्माण होंगे, तकनीकी विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, ये सारे जो चीज़ें कही गई है, लेकिन जो स्थायी रोजगार कैसे होगा, किसानों के उनके फसल का दाम कैसे मिलेगा, कृषि क्षेत्र जो है वो रोजगार मूलक कैसे बनेगा, किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी, इन संदर्भों में कोई बात नहीं कही गई है। और यहाँ तक कि जो अनियमित कर्मचारी जो लगातार नियमित होने के लिए सरकार से आवेदन, निवेदन और आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर के बात कही जाती है कि कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी उसके ऊपर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक उस कमेटियों का फैसला क्या हुआ और उनका आर्थिक विकास कैसे होगा, अनियमित कर्मचारी को नियमित कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर भी कोई प्रावधान नहीं लाया गया, कोई बजट नहीं लाई गई है। खेत मजदूर हैं और जो किसान हैं उनको जो देने का जो बात है वो पूरे पिछले बजट था, उसी बजट को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। बताते हैं कि ऋण बढ़ाकर केंद्र सरकार किसानों को बैंकों के कर्ज के तले दबाने की कोशिश कर रही है। तेजराम विद्रोही स्वामीनाथन कमीशन की बात जगह जगह करते हैं और स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बताया जाता है कि अगर स्वामीनाथन कमीशन को छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाए या पूरे देश भर में लागू कर दिया जाए
तो किसानों की समस्या बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। बजट किसानों को कर्ज जाल में फंसाने वाली बजट है। जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कही कि किसानों को जो ऋण की जो सीमा है 5 लाख की जो तक उसको बढ़ाई जा रही है, तो यह सीमा बढ़ाकर किसानों को एन केन प्रकार कर्ज में ही डुबोए रखना है। जबकि किसानों की चाहत है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनके फसल को, उनके उत्पादों को पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी मिले। सब फसलों को सही दाम मिलेगा तो किसानों को कर्ज की आवश्यकता नहीं होगी। इस दिशा में केंद्रीय बजट में न ही केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी की जो स्थितियां हैं, इसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पहल दिखाई नहीं देता है। जो स्थायी और रोजगार की जो व्यवस्था हो सके, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस बीच जो देश के बड़े किसान नेता है राकेश टिके, उन्होंने कहा है कि लो वोल्टेज के कारण और भी कर्जों के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसलों के दाम नहीं मिल रहे और एमएसपी कानून छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। खनन माफिया और सरकार मिल के आदिवासी और किसानों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। मोटर फूकने के चांस बहुत रहते हैं, जो ट्वेल के मोटर रहते हैं, तो ये भी यहाँ की समस्या है। इसीलिए यहाँ पे किसान ने आत्महत्याएं करी लो वोल्टेज से। ये समस्या यहाँ पे है। यहाँ पे जो किसानों के फसलों के दाम हैं, अगर आप सिर्फ धान को छोड़ दें तो दूसरी जो और फसलें हैं उनकी भी कीमतें नहीं मिल रही यहाँ पे। और हमने जब ही बार बार सरकार को कहा कि एमएसपी गारंटी कानून भारत सरकार अगर लागू कर दे तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ का किसान हो या उड़ीसा का किसान हो, क्योंकि लगता हुआ किसान है, इन सब किसानों को उसका लाभ मिल जाएगा। वो नहीं मिल पाता। जिस तरह से जंगल उजाड़े जा रहे हैं, खनन की बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश भर में। यहाँ पे खनन माफिया और सरकारें दोनों मिल गई और किसानों को और आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या यहाँ की है। छत्तीसगढ़ की जो भाजपा सरकार है वो तो कह रही है कि यहाँ सुशासन की सरकार है, किसान भी खुशहाल हैं, महिलाएं भी खुशहाल हैं, सबका विकास भाई वो हो रहा तो कहेंगी। इससे पहले जब उनकी सरकार नहीं थी, जब कहते थे बहुत खराब सरकार है, जब ये विपक्ष में रहते हैं तो सरकारें खराब रहती हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं सरकार बढ़िया हो जा। पॉलिसी किसान की, गांव की, गरीब की, आदिवासी की, देश के नौजवान की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्यों किसान कर्जे में जा रहा है? एक किसान तो बैंक का कर्जा है, दूसरा बैंक का कर्जा पाटने के लिए वो साहूकार से कर्जा लेता है, तो किसान डबल कर्जे में यहाँ पे मरा हुआ है। किसान सुसाइड कर रहा। अब जैसे ये धान की फसल लगा रखी है अभी गर्मी की, तो इसकी खरीद नहीं उस हिसाब से होती। भाई कहीं जगह 2 क्रॉप्स लेते हैं, कहीं 1 क्रॉप्स लेते हैं, लेकिन जो यह फर्स्ट वाली क्रॉप है इसकी खरीद कम है यहाँ पे। तो सरकार को चेताने आए कि सरकार इस पे काम करे। उनकी सरकार बन गई, उन्होंने जो घोषणाएं करी उन घोषणा पे काम करें। उन्होंने स्मार्ट मीटर की बात नहीं करी थी, लेकिन स्मार्ट मीटर, बिजली के कनेक्शन मीटर, वो सब 12 पे लग रहे हैं। तो उससे क्या किसान, मीटरिंग से किसान खेती करेगा? जानकारी करेंगे, यहाँ पे आए हैं तो हम पूरी जानकारी करेंगे। पावर प्लांट में क्या क्या समस्याएं वहाँ पे हैं जानकारी करेंगे। बिल्कुल जरूरत होगी तो जाएंगे, हमारी टीम वहाँ पर जाएगी। तो वैचारिक रूप से लोग छत्तीसगढ़ के खड़े हो गए और बहुत पुराने जो लोग थे, जो आंदोलन करते थे, अपनी बात कहते थे, कुछ लोगों को जेलों में भी भेजने का काम करा, वे लोग सब साथ में आने शुरू हुए हैं। तो वे आ जाएंगे, पूरी कमेटी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, तो अपनी बात सरकार तक कहेंगे, अधिकारी से मिलेंगे। अभी तो यहाँ पर ये है कि अधिकारी मिलते नहीं। अधिकारी से मिलके अपनी बात कहना शुरू करें। और जैसे उत्तर प्रदेश में है, हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस लगता है, तो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और किसान संगठन के लोग, आदिवासी संगठन के लोग, वे सब एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं। अगले महीने जो अधिकारी लेवल की होती है वे उन समस्याओं का समाधान करेंगे या नहीं करेंगे, तो अगले महीने में आकर बताते हैं। तो इसी तरह का किसान दिवस यहाँ पर लगना चाहिए। हम यहाँ की सरकार को जो उत्तर प्रदेश का पूरा जो नॉर्म्स है वो बताएंगे,
कि आप भी अपनी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किसान दिवस लगाना शुरू करो, तो उससे करीब 40% मामले अधिकारी लेवल पर सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें किसानों की आय, किसानों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बैंक से कर्ज लेने की बात को रोकने की बात की। इतने ही नहीं, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए नशाखोरी का भी विरोध किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जो फर्स्ट क्रॉप छत्तीसगढ़ में लिए जाते हैं उसका भी दाम यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसके दिमाग में आ जाएगा कि अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ाई लड़ता है। यहाँ पे भी जरूरत है। और सबसे पहले है कि संगठन आप बनाओ, पॉलिटिक्स से दूर रहो। जब जिसको वोट जहां देंगे वोट दे जाओ। ये आज की जो राजनीति है ना, ये आपको मुद्दों से हटा के आपकी जमीन छीनना चाहती है। ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किसी दूसरे काम पर लगाएंगे, आपको तो यात्राओं पर भेजेंगे, खेत में काम नहीं करने देंगे, आप मीटिंग बुलाओगे तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, थानेदार से लगा के वहां के लोकल एमएलए एमपी सब लोग जाएंगे, पुलिस प्रशासन के मीटिंग में इकट्ठे ना हो। और आपको अगर बाहर जाना है तो वहां आप जा सकते हो, बाकी ये छूट है। जो राजनीति में धर्म आया है वो खतरनाक है। धार्मिक तो हम सब लोग हैं, हमारे मंदिर गांव में पूजा पाठ हम सब लोग करते हैं, अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मंदिरों को राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अपने खेत पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, नशे पत्ती से दूर रहो, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक आने वाला है। इस देश में लेबर चाहिए, मजदूर। आपको कहां लेकर जा रहे हैं? आपको लेकर जा रहे हैं कि यहां पे लेबर तैयार हो, लेबर फैक्ट्री में उसमें काम करने के लिए मजदूर तैयार हो। मजदूर कहां मिलेगा? वो मिलेगा खेत से। जब वो हट जाएगा, उसकी जमीन चली जाएगी, तो फिर वो सस्ते में लेबर का काम करेगा। तो जिस सरकार की नीति ये हो कि मेरा देश का आदमी गरीब हो, वो मजदूरी बने, वो पढ़ा लिखा ना बने, वो आपस में लड़ाई भिड़ाई करता रहे, वो जातियों में लड़े, वो धर्म में लड़े, आप उससे कोई सोच सकते हो कि ये विकास, ये पार्टी है कि विकास करेंगी? ये सोच रहे कि आपकी तरक्की करेंगे? हम खेत में काम करते हैं, हम दुकानदार हैं, क्या कोई प्रोग्रेस हो रही है? किसी क्षेत्र का अगर विकास देखना है तो आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं। आप ये जो बाजार है आप इसको देख लो, ये दुकान है, अगर इन सेठ जी का काउंटर शीशे का बना हुआ है, बढ़िया सामान रखा, बढ़िया सेठ जी अगर मजबूत उससे पट्टे हुए कपड़े उपड़े बिल्कुल बढ़िया है, तो ये लगा लो कि ये जो क्षेत्र है ये मजबूत है, संपन्न है। और जिसका काउंटर टूटा हुआ है, रंग पुताई नहीं हो रही, डब्बे पुराने रखे हुए हैं, बिना ढक्कन के रखे, तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्र कमजोर है, पैसे से टूटा हुआ है। पहले होता था कि एक दुकानदार तो 100 परिवार को उधार सामान देता था। आज मॉल सिस्टम आ गया। आप जाओ रायपुर में, आप जाओ बड़े शहर में, वहां पे जो मॉल में आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, उसके बाद में सामान खरीदोगे। तो ये जो सरकार है ये सबको कमजोर करना चाहती है, हमको दूसरे धंधे में लगा दिया, पूरे देश का सोता कर दिया। ये बचेगा देश आंदोलन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बचने का। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक है,
एक जाएगी दूसरी आएगी, पॉलिसी वही है। तो अपना भाई संगठन को तो रखो ठीक, अपनी जमीन बचा के रखो। जमीन किस हुनर से बचेगी? आप कोई काम करो, आप जमीन बेच के घर का खर्चा मत चलाओ, आप रोजगार करो, कुछ भी धंधा करो, कर्जा मत लो उसके ऊपर। अभी बड़ी प्लानिंग क्या चल रही है कि किसानों को कर्जा दे दो। ये थोड़े से दिनों में छोटा किसान है, आप 2 एकड़ का 2 एकड़ का 1 एकड़ का जमीन बेचेगा, क्योंकि छोटा किसान बहुत स्पीड से जमीन बेच रहा है, गांव को छोड़ रहा है। वो कहाँ जाएगा? बॉम्बे जाएगा, रायपुर जाएगा, लखनऊ जाएगा या दिल्ली में जाएगा? कहाँ रहेगा? झुग्गी झोपड़ी में रहेगा। अपनी जमीन बचा कर रखो। आंदोलन होंगे, ये देश बगैर आंदोलन के चलने वाला नहीं है। दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन चला। अगर किसी देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती तो क्या 13 महीने से समाधान नहीं कर सकती थी? एक देश की राजधानी को 13 महीने तक किसानों ने घेर कर रखा। तो ये लगता है कि यहाँ पे इस गांव में या यहाँ पे आंदोलन कोई होगा, ये बात आपकी सुन लेंगे? ये सुनेंगे जब पूरा देश का किसान, नौजवान, आदिवासी इकट्ठे होंगे, वैचारिक क्रांति देश में आएगी। आने वाली जो क्रांति होगी वो वैचारिक क्रांति होगी, विचार से परिवर्तन होगा। आप तैयार रहें। अपनी 10 रुपए की मेंबरशिप आप बढ़ावे, 10 रुपए की मेंबरशिप बनाकर अपना रखो। यहाँ पे विद्रोही भी हैं और लोग यहाँ पे हैं। अपने अंदर से ही नेता अपने पीठ से निकालो जो आपकी तरह का हो, आपकी वेशभूषा पहनता हो, आपकी तरह भाषा बोलता हो, आपके बीच में ही रहता हो, उसको आप नेता मान लो, उसकी बात मान लो। वही हमारे तक ऊपर तक बात पहुंचाने का काम करेगा। और ये लड़ाई जैसे एमएसपी की लड़ाई है, एमएसपी गारंटी कानून देश में बन जाएगा तो हर किसान। टीम मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए भी टीम बनाएगी और समस्याओं का समाधान करेगी। अधिकारियों को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहाँ पर किसान दिवस मनाएं। किसान दिवस का अर्थ उनका यह है कि यहाँ पर किसान और अधिकारी बैठ के किसानों की समस्याओं का समाधान खोज निकालें। और ये छत्तीसगढ़ के सरकार और किसानों को करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। वह कहते हैं कि संगठन बनाएं लेकिन राजनीति से दूर रहें। राजनीति का मतलब इतना ही कि आप अपने मन मुताबिक जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें वोट करें, लेकिन राजनीतिक में घसीट जाना आपको अपने ज़मीन से बेदखल करने की एक साजिश है। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन बचेगा तो राजनीतिक पार्टी भी बचेगी, और ज़मीन पर कर्ज ना लेने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं। और परिस्थितियों के बारे में कहते हैं कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन होगा और यह आंदोलन वैचारिक आंदोलन होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से दूर ऐसे नेताओं जो हमारे निजी वेशभूषा के हो, हमारे आसपास के लोग हो, ऐसे नेताओं को किसान नेताओं के रूप में देखने की बात कही। तो लगातार भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और यहाँ पर तेजराम विद्रोही और संजय पंत किसानों की समस्या को रेज कर रहे हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए ये किसानों को पूरे उत्तर बस्तर से लेके दक्षिण बस्तर तक, सरगुजा से लेके अंबिकापुर तक पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को संगठित करने का काम भी कर रहे हैं। अगर सही मायने में राकेश टिकैत की बात, तेजराम विद्रोही की बात और किसान नेता संजय पंत की बात सच है तो वह दिन दूर नहीं जब किसानों को बहुत जल्द एमएसपी मिलने लगेगी, और एमएसपी के आधार पे किसान के जो उत्पाद हैं उसके मूल्य निर्धारित हो सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानी और किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े माल और बड़ी बड़ी कंपनी और पूंजीपति छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में अपना पांव पसार रहे हैं। अगर इन्हें रोकना होगा
तो एक किसान आंदोलन की ज़रूरत तो है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थितियाँ बहुत सामान्य ढंग से दिख रही है कि जो बड़े दुकानदार हैं और छोटे दुकानदार हैं, उन दुकानों की मतलब उसकी जो वैभव और उसकी जो पददलितता को देखते हुए हम दुकानों के अंतर को समझ सकेंगे। उन्होंने बड़े बड़े मालों के खड़े हो जाने पर कहा है कि यह अब किसी भी तरह जो भी किसान के उत्पाद है उसके मूल्य निर्धारित करके किसानों से उपज तो हड़प रहे हैं, लेकिन किसानों को सही ढंग से उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो जिस प्रकार पूरे देश भर में किसानों की संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि किसान जिस उपज का उत्पादन करते हैं उसका मूल्य का निर्धारण किसान नहीं कर पाते हैं। तो देखना अब ये बाकी है कि क्या किसान और किसान आंदोलन सही में किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में सफल हो पाते, किसानों के जो जायज़ मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ पाते। जो दिल्ली के आंदोलन है, जो 3 काले कानून, उसको और आज भी रोक के रख सकते हैं और एमएसपी को फिर से लागू कर सकते हैं।